गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं इसमें एक महत्वपूर्ण इकाई का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके ऊपर परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है और विशेष बात यह कि इस पर एक बड़ा सवाल बनता है। तो आप सभी इस को ध्यानपूर्वक सुने, देखें, जिससे आपको इसके बारे में समुचित जानकारी हो सके। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड भी कहते हैं, इसके नाम से चूँकि आपके समझ में आ रहा होगा कि ये एक समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं अथवा समाज कल्याण से संबंधित एक संस्था है। इसकी स्थापना केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर की गई है। तो हम यहाँ केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का जो संविधान है उसमें एक जनतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कहा गया है। हम एक जनतांत्रिक राष्ट्र हैं। तो भारत की सरकार ने अन्य लोकतांत्रिक देशों के अनुरूप ही भारत को लोक कल्याणकारी राज्य भी घोषित किया है। हमारा संविधान का जो चौथा अध्याय है उसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें कहा गया है कि राज्य जनता के जो दुर्बल वर्ग हैं, विशेष करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों, आदिम जातियों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा एवं सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में भी इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का पूर्ण प्रयास करेगा जिससे सभी को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। तो भारत के संविधान के इस दर्शन से प्रेरित होकर देश में कल्याणकारी संगठनों के प्रोत्साहन, संवर्धन, समन्वय और सहायता के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव के तहत केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान देने की बात यह है यहाँ पर कि केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना कब की गई। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना 1953 में की गई। तो इसका जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य थे कि किस चीज़ के लिए इसकी स्थापना हुई, तो उन पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे एक तो इसका उद्देश्य ये था कि विभिन्न जो समाज कल्याण संगठन है उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संरक्षण मिल सके। दूसरी बात थी कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा सके। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी संगठनों को दी जा रही सहायता में समन्वय किया जा सके। जहाँ स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठन नहीं हो वहाँ उनकी स्थापना की जा सके और उपयुक्त पाए जाने वाले समाज कल्याण संगठनों, संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी दी जा सके। इस तरह केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना के समय जो कार्य इसे दिया गया वह प्रमुख रूप से वह यह था कि इसे संपूर्ण देश में एक ऐसा वातावरण बनाना था जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जनता के दुर्बलतर वर्गों, स्त्रियों, बच्चों, विकलांगों, वृद्धों तथा कमजोर लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम इसका संगठन देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो आरंभ में जब इसकी स्थापना की गई तब इसकी संरचना में दो प्रकार के सदस्य थे, सरकारी और गैर सरकारी। इसका अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति को बनाया गया जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया। समाज कल्याण मंडल की प्रथम जो अध्यक्ष थी वो डॉक्टर श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। तो आपको इसे ध्यान रखना होगा, इसे याद करना होगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी। ये कई बार एक नंबर में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी जो 1962 तक इस पद पर बनी रही। अध्यक्ष के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों में 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सरकारी सदस्यों में 5 केंद्रीय मंत्रालयों जिनमें शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामुदायिक विकास आदि से एक प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए गए। तो इस तरह मंडल के आरंभिक संगठन में अध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य रखे गए। मंडल को इसके कामकाज में पर्याप्त स्वायत्तता भी प्रदान की गई।
यद्यपि इसे केंद्र सरकार की एक इकाई के रूप में कार्य करने हेतु अवसर दिया गया। कालांतर में इसमें हुआ ये कि धीरे धीरे केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का जो संगठन था उसमें परिवर्तन आता गया। आज इसमें वो ये कि इसका जो अध्यक्ष है वो तो कोई भी राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त समाज सेविका होती है, और इसमें प्रत्येक राज्य में एक तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 5 महिला प्रतिनिधि जो राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडलों की अध्यक्षा होती हैं उनसे लिए जाते हैं। तो इस तरह के 31 सदस्य होते हैं। विधि, चिकित्सा, पोषण, समाज कार्य, सामाजिक विज्ञान आदि के क्षेत्रों के कुछ विशेषज्ञ इसमें होते हैं। लोकसभा से तथा 2 राज्यसभा में एक प्रतिनिधि। वित्त, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, श्रम कल्याण, महिला बाल विकास तथा योजना आयोग, या अब वर्तमान में योजनाएं खत्म हो गया तो नीति आयोग आदि से इसमें एक एक प्रतिनिधि होते हैं। और इसके जो कार्यकारी निदेशक होते हैं वो एक IAS अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से इसमें लगभग 51 के लगभग इसमें सदस्य होते हैं। केंद्र समाज कल्याण मंडल का अध्यक्ष का जो कि हमने अभी देखा कि केंद्र समाज कल्याण मंडल में जो अध्यक्ष का पद है वो किसी प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं विदुषी समाज सेवी महिला को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भी मंडल में सामान्य निकाय में अधिसंख्य के सदस्य महिलाएं होती है, क्योंकि समाज सेवा तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि महिलाएं मानवीय संवेदनाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का जो नियंत्रण तथा दिशा निर्देशन सामान्यतः कल्याण मंत्रालय के द्वारा होता रहा है, किंतु 1985 में जो सुधार किए थे उसके बाद से ये है मंडल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करता है। आगे भी इसमें आवश्यकता के अनुसार चेंज आते रहे हैं। तो इसे भारतीय जो कंपनी अधिनियम है 56 उसके तहत इसे पंजीकृत भी किया गया है, और 1 अप्रैल 1969 को कंपनी अधिनियम के साथ पंजीकृत किए जाते समय इसके उद्देश्यों का भी पुनर्निर्धारण किया गया है। यदि आज इसके कई बार एग्जाम में या छोटे प्रश्नों में इसके उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं कि केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के उद्देश्य क्या हैं, तो आप मतलब इसमें बता सकते हो कि इसके नवीनतम उद्देश्य आज इसके क्या उद्देश्य हैं। तो समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का समय समय पर संरक्षण, शोध और मूल्यांकन के माध्यम से उस तरह अध्ययन करना जैसा उसे उचित जान पड़े। अनुदान प्राप्त इकाइयों के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का आकलन करना। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों या राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जो सहायता समाज कल्याण गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराई जाती है उसमें समन्वय करना। जिन स्थानों पर सामाजिक कल्याण के स्वैच्छिक संगठन कार्यरत नहीं हो वहाँ उनकी स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिला, बच्चे, विकलांग, बेरोजगार, वृद्ध, रोगी आदि वर्गों के सामान्य कल्याण से प्रेरित हो विभिन्न सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। सामाजिक कार्य हेतु पहल, विभिन्न परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों जहां आवश्यक हो का आयोजन करना, उन्हें प्रोत्साहन देना। राष्ट्रों में कहीं भी प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता पहुंचाने के लिए अपने तंत्र के माध्यम से सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो इस तरह 1969 में उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए भारत सरकार ने समाज कल्याण मंडल का पूर्ववर्ती स्तर बदल दिया और उसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कर दिया गया। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप इसका ढांचे में भी कुछ परिवर्तन आया। जैसे कि हम मोटा मोटा देखेंगे कि जैसे इसका एक तो जनरल बॉडी होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम से संबद्ध किए जाने के बाद केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की संरचना में एक सामान्य निकाय का गठन किया गया, जिसमें 50 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्षा होती है। अध्यक्ष व सभी सदस्य भारत सरकार द्वारा ही नामित किए जाते हैं। सदस्यों में राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य सामाजिक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज कल्याण प्रशासकों जिनमें वित्त, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, शिक्षा और समाज कल्याण तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों में से 3 सदस्य एवं संसद, 2 लोकसभा एवं राज्यसभा आदि के सदस्य होते हैं। जैसा हमने पूर्व में हम देख चुके हैं इस चीज़ को। एक इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है।
तो मंडल के सामान्य जो प्रशासनिक कामकाज होते हैं उनके संचालन के लिए कार्यकारी समिति या एग्जीक्यूटिव बॉडी का गठन किया जाता है। इस कार्यकारी समिति में मंडल के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक सहित 15 सदस्य होते हैं। इनके अलावा केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के कुल 4 प्रतिनिधि तथा सामान्य सभा से लिए गए 6 सदस्य कार्यकारी समिति में होते हैं। ये कार्यकारी समिति मंडल की नीति निर्धारित करने वाली प्रमुख समिति है, जिसमें बैठक प्राय 2 माह में एक बार होती है। इस तरह वर्ष में इसकी 5 या 6 बैठक होती है, जिनमें मंडल के विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित नीतियों का निर्धारण किया जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्यों में सहायता तथा समन्वय प्रदान करने के लिए सन 1954 से ही राज्यों में इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ राज्य समाज कल्याण मंडल के नाम से स्थापित की गई है। राज्य स्तर पर कार्यरत मंडल उस राज्य में क्रियाशील स्वयंसेवी संगठनों का सर्वेक्षण, आवश्यकता निर्धारण तथा अनुदान हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की छंटनी तथा केंद्रीय मंडल को अग्रसर महिला मंडल की कल्याणकारी योजनाएं राज्य में संचालित करवाते हैं। तो जो मंडल का कार्यालय है उसके संबंध में हम थोड़ा देखते हैं कि 1953 में मंडल की स्थापना के समय इसके कार्यालय में एक सचिव, एक कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, सहायक होते थे। कालांतर में इसमें कार्यों में बढ़ोतरी हुई तो इनमें भी तेजी से परिवर्तन आया तथा इनमें और भी अधिक अधिकारी कर्मचारियों का इसमें नियुक्ति की गई। अब हम देखते हैं कि जो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल है वो जो अपना कार्य करता है उसके लिए उसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको 9 संभागों में विकेंद्रीकृत किया गया है। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल जिन प्रमुख दायित्वों का संपादन करता है उन दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए संभागों को विशिष्ट उत्तरदायित्व दे दिए गए हैं। संक्षेप में प्रत्येक संभाग के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनका विवरण हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे पहला है सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम संभाग, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम डिवीजन। तो सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के संभाग का संचालन 2 कार्यक्रम अधिकारियों के निर्देशन में किया जाता है। ये कार्यक्रम अधिकारी सचिव के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र प्रथम स्तर पर राज्यों के समाज कल्याण सलाहकार मंडलों में प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें समाज कल्याण मंडल को अपनी प्रस्तुति के साथ संस्तुति के साथ भेज दिया जाता है। केंद्रीय स्तर पर इन आवेदन पत्रों की प्रत्यक्ष जांच होती है और दिए जाने वाले अनुदान 2-3 चरणों में उन संस्थाओं की प्रगति को देखते हुए जारी किए जाते हैं। इस प्रकार दिए गए अनुदान के उपयोग का वार्षिक लेखा तथा प्रमाण पत्र राज्य के समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किए जाने की अपेक्षा की जाती है। एक है सघन कार्यक्रम संभाग। तो इस संभाग का संचालन भी कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने सहायक स्टाफ की सहायता से किया जाता है। ये संभाग 18 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं को मिडिल स्कूल और सेकेंडरी परीक्षाओं में प्रविष्ट होने के लिए सहायता की व्यवस्था करता है। ये सहायता स्वैच्छिक संस्थाओं को दी जाती है जो इस वर्ग की महिलाओं को पूर्णतः आवासीय, गैर आवासीय और मिश्रित प्रकार अर्थात आवासीय तथा गैर आवासीय दोनों प्रकार के माध्यमों से उक्त परीक्षाओं में बैठने के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं। एक इसमें परियोजना संभाग होता है। जो कार्यक्रम निर्देशक जो होता है उसकी अध्यक्षता में ये कार्य करता है। ये संभाग परिवार और बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम, कल्याणकारी विस्तार कार्यक्रम, बालवाड़ी कार्यक्रम, एकीकृत स्कूल पूर्व कार्यक्रम, कामकाजी महिला छात्रावास और भी जो नई नई सरकार की योजनाएं हैं उनका ये संचालन करता है। एक क्षेत्रीय परामर्श और निर्देशन संभाग होता है। अनुदान संभाग होता है जो अनुदान से संबंधित काम करता है। एक कार्यक्रम अधिकारी से अनुदान संभाग का नेतृत्व करता है। ये सचिव के नियंत्रण में होता है। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये संभाग स्वैच्छिक जो कल्याणकारी संस्थाएं होती है और संगठन होते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के अनुदानों की स्वीकृति करता है। इस हेतु ये संभाग कल्याण कार्यक्रमों में संलग्न जो संस्थाएं होती हैं उनसे राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से आवेदन पत्र मंगवाता है। इन आवेदन पत्रों की सभी दृष्टि से जांच के पश्चात अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप उन्हें सहायता की स्वीकृति दी जाती है। भारत में हजारों की संख्या में स्वयंसेवी संगठन हैं। इन संभागों को पोषण, महिला शिक्षा, विकलांग कल्याण, निराश्रित सहायता, साक्षरता प्रसार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बालवाड़ी, महिला सदन, वृद्ध कल्याण
आदि कई प्रकार से अनुदान सहायता इत्यादि इनको दी जाती है। एक है आंतरिक नियंत्रण संभाग, इंटरनल कंट्रोल डिवीजन। इस इकाई का नियंत्रण अधिकारी वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी होता है, जो मंडल के सचिव के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। इस इकाई का प्रमुख कार्य भी ये देखना होता है कि मंडल द्वारा जो बजट तैयार किया जा रहा है उसमें भारत सरकार द्वारा इस हेतु जारी किए गए निर्देशों का पालना हो रही है अथवा नहीं हो रही। यह इकाई ये भी देखती है कि मंडल अपने व्यय संबंधी लेखे सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुरूप तैयार कर रहा है। राज्य समाज कल्याण मंडल के बजट तथा व्यय को नियंत्रित करना तथा उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों संबंधी आय तथा व्यय के लेखों पर भी यह इकाई अपना कंट्रोल रखती है और उसी के अनुरूप इसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा इस तथ्य की भी यह इकाई सुनिश्चित करती है। एक है वित्त और लेखा संभाग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिवीजन। एक है प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन डिवीजन, जो प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करता है। एक इसका प्रशासनिक संभाग है जो इसके प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण दायित्व है उनका वह संचालन करता है। इस संभाग का जो नियंत्रण है प्रशासनिक संभाग का, वो एक प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में होता है जो सचिव की देखरेख में कार्य करता है। ये संभाग मंडल के जो विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और कार्मिक दायित्वों यथा कर्मचारियों की भर्ती, उनका पदस्थापन, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का ये संपादन करता है। वस्तुतः जो प्रशासनिक संभाग मंडल के अस्तित्व के लिए क्या करता है, एक आधार भूमि तैयार करता है। क्योंकि कार्मिकों की व्यवस्था तथा उसमें सामंजस्य और सहयोग प्राप्त करना एक ऐसा काम है जिसके बिना मंडल अपने उद्देश्यों को पूरा ही नहीं कर सकता। प्रशासनिक संभाग इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करता है। मंडल के जो विभिन्न संभागों की कार्मिक आवश्यकताओं का आकलन कर उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाना, कार्यालय के कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना और कार्मिक मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो अवकाश प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का कार्य भी यही संभाग करता है। मंडल के जो वाहन हैं उनको चलाने योग्य स्थिति में बनाए रखने की जिम्मेदारी भी यही संभाग निभाता है कार्यालय की विभिन्न सामग्री की मरम्मत, बैठने के स्थान पुनः आवंटन की प्रार्थना पर विचार, मंडल की जो संपत्ति है उसकी रक्षा, कर्मचारियों की गोपनीय प्रतिवेदन का रख रखाव, मंडल की विभिन्न बैठकों की व्यवस्था करना, पुस्तकालय का प्रबंधन करना, मंडल के जो टेलीफोन आदि की जो व्यवस्थाएं हैं आदि जो मतलब रूटीन के जो भी काम हैं, दैनिक रूटीन के जो कार्य हैं उन सब का दायित्व यही निभाता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण ये विभाग है, एक इसका पब्लिकेशन डिवीज़न है जिसके हमने अभी नाम लिया था कि मंडल का ये जो प्रकाशन संभाग है इसमें दो संपादक रहते हैं सामान्यतः। एक अंग्रेजी पत्रिका निकालते हैं ये सोशल वेलफेयर, और दूसरा एक हिंदी पत्रिका समाज कल्याण के लिए नियुक्त है। उनकी सहायता के लिए समाज के संभाग के कुछ उप संपादक, सहायक संपादक, उत्पादन सहायक, अनुवादक और साथ ही अन्य कुछ पद इसमें बनाए गए हैं। यह संभाग है उक्त दोनों प्रकाशनों के प्रकाशन और वितरण के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों प्रकाशनों के माध्यम से मंडल केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में जनसाधारण को अवगत करवाता है। दोनों पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए लेख स्वीकार करना और उनके विशेष अंक प्रकाशित करना, विद्वान लेखकों से संपर्क करना, विद्वानों को पारिश्रमिक निश्चित करना, प्रकाशन के व्यय के अनुमान निर्धारित करना तथा जनसंपर्क के दूसरे माध्यमों यथा रेडियो आदि से संपर्क बनाए रखना, मंडल के कार्यक्रमों से संबंधित ब्रोशर आदि तैयार करना, कार्यरत कर्मचारियों को पर्यवेक्षण करना आदि संभाग के सामान्यतः महत्वपूर्ण दायित्व माने गए हैं। तो मंडल ये जो इसके विभिन्न संभाग बनाए गए हैं, इन संभागों के माध्यम से ही जो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल है वो अपने कार्यों का, अपने उद्देश्यों का ये संचालन करता है। वित्त और जो लेखा संभाग है उसका जो अधिकारी होता है वेतन लेखाधिकारी होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। ये इकाई केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के आय और व्यय संबंधी समस्त जो आहरण वितरण है, ड्राइविंग एंड डिस्पर्सिंग कार्यों के लिए उत्तरदायी है। सभी प्रकार के आहरण वितरण बिल की जांच और उन्हें पारित करने का जो कार्य है वो यही इकाई करती है।
ये इकाई मंडल की समस्त नकद धनराशि और मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। मंडल के जो विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जो धन आवंटित किया गया है उसे निर्दिष्ट और स्वीकृत परिस्थितियों में बनाए रखने का दायित्व भी इसी संभाग का है। तो मंडल में सभी प्रकार की सामग्री के खरीदने के लिए निविदाएं आदि आमंत्रित करना, कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का अभिलेखन रखना, मंडल की रोकड़ पुस्तिका, केस बुक के नियमित और नियमानुकूल रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन पत्रक बनाकर उन्हें वेतन दिलवाने तथा उन्हें सभी प्रकार की अग्रिम राशि के भुगतान आदि करने के लिए भी यह संभाग उत्तरदायी होता है। इसके अलावा मंडल के आय व्यय के जो लेखे हैं उनको नियमानुसार रखरखाव व्यवस्था आदि भी इसी संभाग के प्रमुख के उत्तरदायित्व का अंग समझी जाती है। तो इस तरह से हमने जो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल है उसके महत्वपूर्ण जो दायित्व संभाग है, उसके जो उद्देश्य हैं आदि की हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम मंडल के क्या क्या कार्य हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण इकाई है कि मंडल के विभिन्न कार्य क्या क्या हैं, उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे।